हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स की मैकेनिज्म। और एंटी कैंसर ड्रग्स की मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि यहाँ पर एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर काफ़ी सारी क्लासेस हैं और उन सभी क्लासेस की मैकेनिज्म अलग अलग है। तो बच्चों को जो भी मैकेनिज्म लर्न करनी होती है वो अलग अलग सभी की मैकेनिज्म लर्न करनी होती है। तो वन बाय वन हम एक एक करके सारी क्लासेस की मैकेनिज्म एक्शन लर्न करते हुए चलेंगे। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ओके, सो यहाँ हम आज देखेंगे कि जो कैंसर होता है, कैंसर आप समझिए कि इसकी मैकेनिज्म समझने के लिए कुछ कंसेप्ट को याद समझना पड़ेगा। बेसिकली जो कैंसर है, कैंसर में क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, अनकंट्रोलेबल सेल डिवीज़न होता है। तो कोई भी जो ड्रग होगी जो कैंसर को ठीक करेगी वो कहीं ना कहीं सेल डिवीज़न को कंट्रोल करेगी। अब सेल डिवीज़न बेसिकली क्या है कि सेल जो है अपनी ग्रोथ करती है और सेल डिवाइड करके डॉटर सेल्स में डेवलप हो जाती हैं, मीन्स अपनी डॉटर सेल्स जनरेट करती हैं। तो यहाँ पर हमें किसी भी जो ड्रग है उसकी मैकेनिज्म समझने से पहले सेल साइकिल को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और सेल साइकिल को समझते हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं वो दो तरह की मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करती हैं। कुछ ड्रग्स जो होती हैं सेल साइकिल स्पेसिफिक होती हैं और कुछ ड्रग्स जो होती हैं सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होती है। ओके, तो यहाँ आगे बढ़े उससे पहले हम सबसे पहले सेल साइकिल को समझ लें कि ह्यूमन सेल साइकिल है वो किस तरह से वर्क करता है। तो ह्यूमन सेल साइकिल जो है हमारे पास में वो पर्टिकुलरली उसमें दो फेजेस हैं, फर्स्ट इंटरफेज एंड सेकंड एम फेज। ओके, सो इंटरफेज में जो फेजेस इंक्लूडेड है वो कौन कौन सी फेज है, G1 फेज इंक्लूड है, S फेज इंक्लूड है और G2 फेज इंक्लूड है। क्लियर। और फर्दर हमारे जो सेल है होती है उसके पास में कौन सी फेज होती है, एम फेज। तो इंटरफेज जो है एक थोड़ा सा बड़ा लार्ज पीरियड होता है इसका, और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल अपने आप को तैयार करती है सेल डिवीज़न के लिए। तो जैसे आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वहाँ आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत समय चाहिए होता है, इसी तरह से सेल जब तैयारी कर रही है सेल डिवीज़न की तो उसको समय चाहिए। और एक एक जैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए नोट्स लाते हो, अपना स्टडी मटेरियल बनाते हो और जेरोक्स कराते हो और सारा सब कुछ तैयार करते हो, पुराने पेपर लाते हो, इसी तरह से सेल जो G1 फेज़ है, S फेज़ है और G2 फेज़ है, इसमें सेल डिवीज़न के लिए जो भी मटेरियल उसे चाहिए उसको जनरेट करती है, उसको अरेंज करती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेल डिवीज़न के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहला है सेल जो है G1 फेज़ में है। G1 फेज़ के अंदर जो है न्यूक्लियस हो गया सेल के पास में, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स हो गए। ओके, एंड सेल के पास में अपने ऑर्गेनल्स हैं। क्लियर। सो दे आर सम ऑर्गेनल्स इन द सेल। तो यहाँ जो ऑर्गेनल्स जो हैं वो रेप्लिकेट होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स जो हैं वो क्या होंगे, रेप्लिकेट होंगे। प्लस सेल, जैसे कि सेल को प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, लिपिड चाहिए, तो इन सभी मटेरियल का क्या करेगी, उनके जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो G1 फेज में अरेंजमेंट होगा उनका। क्लियर। और यहाँ पर जो है काइनेजेस प्लस साइक्लिन्स तरह के जो प्रोटीन्स हैं उनको और जनरेट किया जाएगा। काइनेजेस एंड साइक्लिन जो है उनको जनरेट किया जाएगा, क्योंकि ये काइनेजेस और साइक्लिन जो प्रोटीन्स हैं वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं सेल को आगे बढ़ाने के लिए। G1 फेज जो है उसको गैप 1 फेज बोला जाता है क्योंकि ये फर्स्ट फेज है। अब G1 फेज से सेल के पास में दो ऑप्शंस हैं, सेल या तो S फेज में मूव करे या फिर G0 फेज में मूव कर जाए। ओके, सेल किस में मूव कर सकती है? G0 फेज में। तो G0 फेज में कब मूव करेगी? बेसिकली यहाँ पर जो G1 फेज है, G1 फेज से S फेज में जाने के लिए यहाँ पर जो होता है एक चेक पॉइंट होता है। सो दिस इज व्हाट आवर चेक पॉइंट। चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है?
जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो जब आप एंट्री करते हो तो वहाँ आपको चेक किया जाता है कि आपके पास में क्या क्या मटेरियल है या नहीं है। तो इसी तरह से सेल जब G1 से S फेज़ में जा रही है तो एस फेज में क्योंकि उसे डीएनए को सिंथेसाइज, डीएनए को रेप्लिकेट करना है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए उसके पास में पूरा मटेरियल है या नहीं, नीडेड जो स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो भी उसे चाहिए डीएनए के लिए, नाइट्रोजन बेसिस चाहिए या फिर फॉस्फेट चाहिए, वो सारा सब कुछ है या नहीं। तो ये चेक पॉइंट ये चेक करता है कि G1 फेज में सारा सब कुछ बना लिया गया है या नहीं बनाया गया है। अगर यहाँ पर चेक पॉइंट पर ये चेक किया जाए कि G1 फेज में कुछ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो गई या कोई भी और मटेरियल की डिफिशियंसी हो गई, तो उस केस में G1 फेज को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो उस केस में ऐसा भी पॉसिबल है कि G1 फेज जो है G0 फेज में चला जाए। और G0 फेज में क्या होता है, G0 फेज में जो सेल है वो बेसिकली मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। इट इज मेटाबॉलिकल एक्टिव रहती है बट प्रोलिफरेशन नहीं करती है। इट इज नॉट डूइंग प्रोलिफरेशन जो है ये इस स्टेज में नहीं करती है। क्लियर? तो केवल मेटाबॉलिकली एक्टिव है इस केस में। ओके एवरीवन। सो अब यहां हम बात करते हैं कि G1 फेज से जो सेल है वो सिंथेसिस फेज में चली गई। सिंथेसिस मतलब एस फेज में चली गई है, क्योंकि एस फेज के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है और प्लस साथ के साथ में और क्या हो रहा है, एस फेज के अंदर फर्दर और क्या बनाया जा रहा है। एस फेज में जो हम बना रहे हैं वो हिस्टोन बना रहे हैं, हिस्टोन को बनाया जा रहा है। ओके, इट इज मेकिंग सिंथेसाइजिंग हिस्टोन, जो कि फर्दर डीएनए की सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। तो यहां पर जो है इन दोनों का सिंथेसिस हो जाएगा और फर्दर सेल एस फेज के बाद अब जो सेल मूव करेगी वो G2 फेज में मूव करेगी। G1 फेज के अंदर जो डीएनए का अमाउंट होता है वो 2C होता है। कितना अमाउंट होता है, दैट इज 2C। ओके, 2C का मतलब क्या हो गया, यहां पर C का मतलब यह है कि जब डीएनए हैप्लोइड कंडीशन में है, डीएनए कौन सी कंडीशन में है, हैप्लोइड कंडीशन में है, उस टाइम पर जो डीएनए के पास में पिकोग्राम का जो अमाउंट है, पिकोग्राम में जो डीएनए का मटेरियल है उसको 2C से डिनोट किया गया है। C की वैल्यू वो है। क्लियर? सो अब यहाँ G2 फेज के अंदर जो है डीएनए जो है 4C हो जाता है, मतलब कि यहाँ अमाउंट जो है डीएनए का क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्लस साथ के साथ में और जो ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि सेंट्रोमियर्स हैं, ओके, सेंट्रोमियर्स हो गए या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इनका जो है सिंथेसाइज होने लग जाएगा और यहाँ पर सेल क्या करेगी, सेल विल ग्रो। ओके, सेल अपना मटेरियल जस्ट डेवलप करेगी और फर्दर सेल आगे अपने आप को पूरा का पूरा तैयार करेगी, किसके लिए, एम फेज। अब सेल G2 फेज से किस में मूव कर रही है, एम फेज में मूव कर रही है। सेल किस में मूव कर रही है, एम फेज के अंदर मूव कर रही है। क्लियर? सो एम फेज में मूव करने के लिए मींस यहाँ पर जो एम फेज है, एम फेज जो है मींस माइटोसिस फेज हो गया। ठीक है, सो एम फेज में यहाँ पर 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, सो ये 4 स्टेजेस हैं सेल की एम फेज के अंदर। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा एम फेज के अंदर। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होने लग जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो क्या हो गई, डिसअपीयर हो गई। अब यहाँ पर जो प्रोफेज है वो क्रोमेटिन्स जो हैं वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे। क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है, सो क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स। सो इस तरह से क्रोमेटिन जो है कंडेंस हो जाएंगे और फर्दर जो यहाँ पर हमारे पास में सेंट्रोमियर है, ओके,
सेंट्रोमियर से जो है वो इस तरह से ट्यूबुलेंस जो है, ट्यूबुलिन की फॉर्मेशंस होने लग जाएगी. सो ट्यूबुलिन ऑल्सो फॉर्म एज वेल. सो ट्यूबुलेंस ऑल्सो फॉर्म इन दिस फेज. फर्दर व्हाट हैपन, प्रोफेज के बाद सेल एंटर करती है मेटाफेज में. तो मेटाफेज में एंटर करने से पहले जो सेल की स्टेप है दैट इज प्रोमेटाफेज. कौन सी फेज है? प्रोमेटाफेज. सो प्रोमेटाफेज में क्या होगा, जो न्यूक्लियोइड रीजन है, न्यूक्लियोइड रीजन भी ब्रेकडाउन हो जाएगा. न्यूक्लियोइड रीजन में क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा. न्यूक्लियोइड रीजन में ब्रेकडाउन हो जाएगा तो अब जब यहाँ पर जो है क्रोमोसोम फर्दर फॉर्म होने लगेंगे, तो अब प्रोफेज के बाद में मेटाफेज में एंटर कर दें और यहाँ पर जो सेंट्रोमियर्स हैं वो एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे और यहाँ पर क्रोमोसोम जो है मिड में अलाइन हो जाएंगे. इस मिड प्लेन को यहाँ पर बोला जाता है मेटाफेज प्लेट. ओके, सो ये क्रोमोसोम्स हो गए और क्रोमोसोम एक मिड प्लेट पर अलाइन हो गए. क्लियर? सो दिस इज दिस लाइन इज नोन एज अ मेटाफेज प्लेट. अब मेटाफेज स्टेज से सेल जो है कहाँ एंटर कर रही है? एनाफेज में एंटर कर रही है. एनाफेज में एंटर जब सेल कर रही है तो यहाँ पर सेंट्रोमियर्स जो हैं दूर दूर चले जाएंगे और क्रोमोसोम एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे. क्लियर? सो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो गए? दूर दूर हो गए. क्लियर? तो ये एक दूसरे से दूर चले गए. अब दूर जाने के बाद में नेक्स्ट स्टेज में एनाफेज से हम आ जाते हैं टीलोफेज में. टीलोफेज में फर्दर क्या होगा? देयर इज अ काइनेसिस. ओके, कैरियोकाइनेसिस मीन्स जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियस बनेंगे प्लस साइटोकाइनेसिस होगा. सो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस. ओके, सो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हो रहा है. तो अब यहाँ पर क्या होगा? अगेन जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगी और जो क्रोमोसोम थे वो क्रोमेटिन में कंडेंस हो जाएंगे. क्रोमोसोम थे वो किस में कंडेंस हो जाएंगे? क्रोमेटिन के अंदर कंडेंस हो जाएंगे. और जो रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई हैं वो तो हमारे पास में इसमें सेल के अंदर आ ही जाएंगे. तो इस तरह से 2 न्यूक्लियस बन गए. इसके अलावा साथ में और क्या हो रहा है? यहाँ पर सेल को अब 2 पार्ट में डिवाइड होना है. सेल अगर 2 पार्ट में डिवाइड होगी तो यहाँ पर मायोसिन और एक्टिन जो होते हैं, कौन होता है? मायोसिन प्लस एक्टिन. दोनों ही क्या करते हैं? सेल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सेल को डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं. मीन्स साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पर बन रहा है. तो इस तरह से क्या बन गई हमारे पास में यहाँ पर टीलोफेज मतलब एम फेज से जो फाइनली डॉटर सेल्स जनरेट हो गए. दीज आर द डॉटर्स सेल्स जनरेट हो गई. डॉटर सेल्स के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है. ओके, और अदर साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स अवेलेबल होते हैं वो ऑर्गेनल्स भी अवेलेबल हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स जो अवेलेबल है. तो ये तो हमारे पास में हो गई सेल की सेल साइकिल. क्लियर? अब यहाँ पर आप देखिए हम आगे बढ़ने से पहले आप देखिए एस फेज के अंदर क्या हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है. तो एक क्विकली हम डीएनए के रेप्लिकेशन को बहुत ही क्विकली देख लेते हैं ताकि आपको पूरा समराइज हो जाए कि किस तरह से प्रोसेस हो रहा था. क्लियर? क्योंकि आपने काफ़ी पहले पढ़ा होगा तो हो सकता है भूल चुके हों, तो एक बार हम दोबारा से इसको देख लेते हैं. तो देखिए यहाँ पर जो डीएनए होता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है? एस फेज में सिंथेसाइज हो रहा है. डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और डीएनए के अंदर क्या मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है हमारे पास में? नाइट्रोजन बेसिस है. नाइट्रोजन बेसिस में प्यूरिन एज वेल एज पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेसिस हैं और वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच हैं. क्लियर? सो अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं. सो ये जो मैंने बनाया है ये क्या हो गया? डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया. और अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन बेसिस हो गए अलग अलग ATGC. ओके, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, और ये आपस में बॉन्ड्स के साथ में अटैच हैं. क्लियर एवरीवन? ओके, सो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है.
जब अगर हम इसके रेप्लिकेशन की बात करें, सो लुक एट दिस, हियर वी आर गोइंग टू रेप्लिकेट द डीएनए। अगर डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होगा, मतलब कि डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आप ओपन करोगे। सपोज ये जो स्ट्रक्चर है, ये कैसी स्ट्रक्चर है, डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ओपन जब मैं करता हूँ इसको, तो यहाँ पर आप देखिए, जब मैं अगर इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली जो नीचे वाला जो स्ट्रैंड है उसमें क्या आ रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है। ओके, सो ये देखिए ये इसमें कैसी हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है। ये ऑटोमेटिकली देखिए कितनी स्ट्रेचिंग आ गई इसके अंदर। अगर ये स्ट्रेचिंग आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें जब अगर ये ओपन होगा तो इसके अंदर स्ट्रेचिंग आएगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो ओपन किस तरह से हो रहा है, यहाँ पर कौन है जो डीएनए को ओपन करवा रहा है। तो डीएनए को ओपन करवाने वाला एक एंजाइम है, दैट एंजाइम इज नोन एज अ हेलिकेज। ओके, सो ये एंजाइम जो है डीएनए को ओपन करवाता है। अब रही बात दूसरा एंजाइम, जब ये ओपन हो रहा है तो अभी मैंने आपको बताया कि जो नीचे का जो बैंड है, मींस डबल स्टैंडर्ड है, उस पर क्या आ रहा है, स्ट्रेचिंग आ रही है। तो उसको यहाँ साइंटिफिक भाषा में क्या बोला जाता है, सुपर कॉइलिंग उसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, सुपर कॉइलिंग। तो सुपर कॉइलिंग से बचाने के लिए, सुपर कॉइलिंग की स्ट्रेचिंग से बचाने के लिए एक एंजाइम होता है, दैट इज नोन एज अ टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज सेकेंड एंजाइम होता है जो कि इसे स्ट्रेचिंग से बचाता है। अब डीएनए को क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है। तो डीएनए के पास में देयर इज अ फर्दर वन मोर एंजाइम, दैट एंजाइम इज नोन एज अ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। ओके, सो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, यहां पर डीएनए पॉलीमरेज जो है लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है। ओके, लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है। सो इससे क्या होगा, अब यहाँ पर जो है वो कौन कौन से हैं, ATGC हो गए ये। ओके, तो इसी से रिलेटेड जो हैं वो क्या बन जाएंगे, नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो अटैच हो जाएंगे। क्लियर। सो फर्स्ट लीडिंग स्ट्रैंड बन जाएगा एंड देन फर्दर क्या बनेगा, लैगिंग स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड बनेगा, लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। और उसी में भी इसी तरह से नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो अटैच हो जाएंगे। ओके, सो लुक एट हियर किस तरह से ये अटैच हो रहे हैं। ओके, सो इस तरह से डीएनए का क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। क्लियर एवरीवन। तो हेलिकेज एंजाइम याद आ रहा है, यहाँ पर यूज आ रहा है, टोपोआइसोमरेज यूज आ रहा है और डीएनए पॉलीमरेज यूज आ रहा है। तो इन सभी एंजाइम पर भी जो है कैंसर की ड्रग एक्ट करती हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये कवर कराया। ओके, नाउ लुकिंग फॉर एल्काइलेटिंग एजेंट्स। एल्काइलेटिंग एजेंट्स, सो एल्काइलेटिंग एजेंट किस तरह से वर्क करेंगे, मतलब कि उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। सो एल्काइलेटिंग एजेंट बेसिकली क्या करते हैं, ये कोवेलेंटली बाइंड करते हैं। क्या करते हैं ये, दे बाइंड कोवेलेंटली। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे किससे, नाइट्रोजन बेसिस। जो इसके अंदर एल्काइल ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है किससे, नाइट्रोजन बेसिस। और नाइट्रोजन बेसिस वो भी कौन सा, गुवानिन। और गुवानिन से नाइट्रोजन बेस से कोवेलेंट बॉन्ड बना के क्या करता है ये, दे आर डूइंग क्रॉस लिंकिंग, दे फॉर्म क्रॉस लिंकिंग। और क्रॉस लिंकिंग अगर ये कर लेंगे तो ये फर्दर डीएनए रेप्लिकेशन को अरेस्ट कर लेंगे, अपोज डीएनए रेप्लिकेशन। एंड सो डीएनए रेप्लिकेशन अब यहां पर फर्दर क्या नहीं होगा, तो फर्दर क्या हो जाएगा, सेल अरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल अरेस्ट हो जाएगा। क्लियर। सो सेल अरेस्ट हो गया यहां पर। ओके, तो सेल अगर अरेस्ट हो गया मतलब कि सेल साइकिल क्या हो गया, अरेस्ट हो गया।
तो सेल फर्दर जो है वो क्या नहीं कर पा रही, डिवीजन नहीं कर पा रही। और ये सब किस में हो रहा है, एस फेज में हो रहा है। तो कुछ ड्रग्स होती हैं वो G1 फेज पर एक्ट करती हैं और कुछ ड्रग होती हैं वो एस फेज पर एक्ट करती हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो ड्रग्स हैं अगर आप इसको समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास में डीएनए है और ये जो है एल्काइलेटिंग एजेंट्स है। ओके, एल्काइलेटिंग एजेंट जो है गुआनिन पर बाइंड कर रहा है और गुआनिन पे बाइंड करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और गुआनिन पे बाइंड करके फिर फर्दर ये क्या कर रहा है, इसकी क्रॉस लिंकिंग फॉर्म कर रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन को ब्रेक कर रहा है। ओके एवरीवन। सो जो ड्रग्स हैं वो कौन सी ड्रग्स हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट्स में हमारे जो पास में है नाइट्रोजन मस्टर्ड्स हैं, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स प्लस प्लेटिनम कंपाउंड्स, प्लेटिनम कंपाउंड्स। ओके, सो नाइट्रोजन मस्टर्ड और प्लेटिनम कंपाउंड जो है वो इस तरह से उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। होपफुली आप लोगों को एल्काइलेटिंग एजेंट्स का मैकेनिज्म एक्शन समझ में आ गया होगा। ओके एवरीवन। सो नाउ लुकिंग ऑन एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एंटी मेटाबोलाइट्स बेसिकली दे इंटरफेयर विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करते हैं। अब किस तरह से ये इंटरफेयर करेंगे तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो कंपाउंड है दैट इज DUMP। ओके, DUMP इज मेकिंग व्हाट, DTMP। ये क्या बना रहा है, DTMP, और DTMP फर्दर मेकिंग व्हाट, थाइमिडीन। DTMP क्या बना रहा है, थाइमिडीन। और ये सब किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, थाइमिडीन सिंथेटेज की प्रेजेंस में हो रहा है। इट इज हैपनिंग इन द थाइमिडीन सिंथेटेज। ओके, नाउ फर्दर थाइमिडीन सिंथेटेज ऑल्सो व्हाट इट विल डू, देयर इज a methylene dihydrofolate. Okay, so methylene dihydrofolate convert into dihydrofolate in the presence of thymidine synthetase. Okay, now dihydrofolate further convert into tetrahydrofolate. Okay, in the presence of dihydrofolate reductase. Clear? So it is the process of formation of the folic acid. सो ये दोनों ही प्रोसेस जो हैं वो फर्दर जो है यहाँ पर थाइमिडीन बन रहा है तो पायरिमिडीन बेसिस बना रहा है। तो यहाँ पर जो एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग है लाइक ड्रग इज वी हैव 5-fluorouracil। 5-fluorouracil क्या करता है, DUMP को DTMP में कन्वर्ट होने से रोकता है और फाल्स मेटाबोलाइट्स बनाता है। फाल्स मेटाबोलाइट बनेगा तो थाइमिडीन की सिंथेसिस नहीं होगी, और थाइमिडीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो नाइट्रोजन बेसिस ही नहीं बन रहे तो डीएनए का रेप्लिकेशन फर्दर स्टॉप हो जाएगा। ओके, देन फर्दर वन मोर कंपाउंड दैट इज व्हाट, methotrexate। and methotrexate block this action। ओके, DHF से डाइहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट के फॉर्मेशन को वो क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। तो उस वजह से क्या होगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा और फॉलिक एसिड जो है बेसिकली ये प्रोसीजर जो है फॉलिक एसिड की सिंथेसिस का, फॉलिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द DNA replication। ओके, फर्दर दे आर सम मोर ड्रग लाइक 6-mercaptopurine as well as 6-thioguanine। Okay, these both drug inhibit synthesis of purine metabolites। Okay, so they oppose the synthesis of purine नाइट्रोजन बेसिस, और प्यूरिन नाइट्रोजन बेसिस को अगर ये सिंथेसिस इनिबिट करेगी सो एनी हाउ दे आर फॉर्मिंग फॉल्स मेटाबोलाइट और दे आर बेसिकली इनिबिटिंग नाइट्रोजन बेसिस सिंथेसिस विच आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर एवरीवन? सो होपफुली आपको एल्काइलेटिंग एजेंट की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एंटी मेटाबोलाइट की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ गई होगी। यहाँ
Hello everyone, now it's time for question round from anti-cancer drug mechanism. So question number 1, what is the mechanism of action of 5-fluorouracil? A. It block thymidine synthetase. B. It block helicase. C. It block topoisomerase. D. It block DNA polymerase. Question number 2, what is the mechanism of action of methotrexate? A. It block thymidine synthetase. B. It block dihydrofolate reductase. C. It block topoisomerase. D. It block DNA polymerase. Question number 3, by which bond alkylating agent bind to nitrogen bases? A. Hydrogen bond. B. Covalent bond. C. Ionic bond. And D. All of these. Question number 4, what is the mechanism of action of 6-mercaptopurine? A. It block thymidine synthetase. B. It block DHFR. C. It block purine synthesis. And D. It block DNA polymerase. Question number 5, nitrogen mustard act on A. Cell cycle. B. Purine synthesis inhibition. C. Pyrimidine synthesis inhibition. And D. None of these. So I already given answer of all of these question in my lecture. So go through with the lecture and answer in the comment box. ओके, सो होपफुली आप लोगों को यहाँ पर पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा. सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.